आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जूल्स लॉ, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा देखने वाले कंसिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि हीट ट्रांसफर कैसे पाथ फंक्शन है। मैं पूरा डेरिवेशन करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है। इसके अलावा हम एनर्जी जो है, खासकर इंटरनल एनर्जी एक प्रॉपर्टी है, कैसी ये प्रॉपर्टी है इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट होता है, क्यों बढ़ नहीं घट नहीं सकता है। जो कहते हैं एनर्जी कंजर्व है, ठीक है, इस इनवर्स का ये बढ़ घट नहीं सकता है, तो क्यों नहीं बढ़ घट सकता है, ये सारा चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा हम परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग शांति क्लासेज पर। हम लोग देख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है, बता रखा है। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में हीट के बारे में पढ़ा था कि हीट क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, गामा क्या है, और टेम्परेचर बढ़ने पर सीपी सीबी दोनों बढ़ता है, पर गामा कैसे घट जाता है। तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं और इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लॉ। कैसे, पहले तो ये लॉ समझते हैं कि लॉ क्या है भाई। तो लॉ है फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, अगर वो साइक्लिक प्रोसेस है तो जितना आप उसमें हीट दोगे, ठीक है, उतना ही वो बर्न करके देगा। ध्यान रहे वो साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए। कई बच्चे इस डिफरेंस में कंफ्यूज होते रहते हैं, तो बचपन से वो लोग कुछ और पढ़ के आते हैं कि जितना हीट देंगे वो या तो इंटरनल एनर्जी में बदलेगा या फिर वो बर्न होगा। ठीक है, देखो एनर्जी सदैव कंजर्व्ड ही होता है। सेकेंड लॉ क्या है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, उसको समझेंगे कि सेकेंड लॉ क्या है। ठीक है, सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ में जबरदस्ती का लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। सर कहता है कि सर पहला ही सेकेंड एनर्जी, तो कहता है सर कि हम 100% इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और फर्स्ट लॉ में बता रहे हो जितना हम हीट देंगे उतना से हम बर्न कर लेंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा सर? अरे भैया, क्या एनर्जी कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या गलत हो जाएगा? जितना आप हीट दोगे तो क्या रहेगा, क्या वो, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है। प्रोसेस ही मैं बात कर रहा हूँ, गैस तो सब्सटेंस थोड़े नहीं कि एनर्जी का स्टोर करता जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, एनर्जी कब तक स्टोर करेगा। हम साइक्लिक प्रोसेस बात कर रहे हैं। अगर वो एनर्जी स्टोर करने लगा ना तो वो साइक्लिक प्रोसेस नहीं रह जाएगा, वो अपने आप वो रुक जाएगा। हमने साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि भैया उसको सेम कंडीशन में वो आ जाए, तभी ना साइक्लिक प्रोसेस रिपीट करेगा। वो यहाँ पे जो कंडीशन में उसको मैंने एनर्जी देकर छोड़ दिया तो वो सेम कंडीशन में रिपीट करता रहेगा, तभी ना जब उसके पास सेम यहाँ जाएगा और सेम स्टेट में रहेगा तब ना आगे रिपीट करेगा। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस जब रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस, देखो आप थोड़े से बड़े हो गए हो, अगर आप इंजीनियरिंग में हो, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, उसमें मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो लेवल कहता है कि फॉर अ क्लोज सिस्टम क्लोज है अंडरगोइंग साइक्लिक नेट ट्रांसफर नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट वर्क ट्रांसफर। अगर आप क्लोज सिस्टम है और वो साइक्लिक प्रोसेस में घूम रहा है, वो अंडरगोइंग है साइकिल, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट वर्क ट्रांसफर। चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को इसमें भी यकीन नहीं होता है कि सर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया तो कैसे हो जाएगा। होगा, हम लोग धीरे धीरे इस चीज़ों को समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे समझिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एक सिस्टम है, साइक्लिक प्रोसेस पे काम कर रहा है ये, ठीक है, क्लोज सिस्टम है, 100 जूल का मैं उसे एनर्जी दे रहा हूँ। ठीक है, 100 जूल में 60 जूल काम कर रहा है और 40 किलो जूल को वो रिलीज कर दे रहा है इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब कहोगे सर वो तो बाहर निकाल दिया, कहाँ बर्डन हुआ 100%? अरे हीट तुमने दिया कितना भाई मेरे, तुमने 100 किलो जूल तुमने थोड़ा ना दिया, ये 40 किलो जूल निकल भी तो गया इससे, वो चला भी तो गया। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा ना जोड़ोगे तुम, जितना उसको मिला है, जितना उस साइकिल के पास रहा है, जितना रहा है भाई, तो 60 जूल का, तो 60 जूल तो काम कर ही रहा। देखो 60 किलो जूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ध्यान से पढ़ो। नेट हीट ट्रांसफर, नेट मतलब क्यों मैं लिख रहा हूँ नेट मतलब जितना तुमने दिया, ठीक है, और कुछ उसने निकाल दिया, तो रखा उसने जितना, उसी के बात करोगे ना। जितना उसके पास है एनर्जी, उसका वो काम पूरा का पूरा काम करेगा। ठीक है, वो स्टोर करके नहीं रख सकता।
ठीक है, एक लिमिट तक स्टोर कर सकता है, पर उसके बाद सिचुएशन आ जाएगा, उसके बाद वो एनर्जी को स्टोर करके रख नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद उसको काम करना पड़ेगा और काम करता ही रहना पड़ेगा, काम करता ही रहना पड़ेगा और काम करता ही रहना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि देखो क्लोज इंटीग्रेशन मैंने किया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। डेल क्यू लगता है, डी क्यू नहीं लगता। समझ में आ जाता है कि जो डी होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है और डेल जो होता है वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ठीक है, इन एग्जैक्ट मतलब अगर डी लिखते हो तो डी एक्स का मतलब होता है कि डी फाइनल माइनस डी इनिशियल, स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, और स्मॉल चेंज में मतलब हम लोग बात करते हैं कि बस फाइनल कंडीशन में आप इनिशियल कंडीशन को घटा दीजिए, लेकिन जो पाथ फंक्शन है वो इनिशियल फाइनल पे डिफाइन नहीं होता है, वो किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप बच्चा जैसे आप ये 11th-12th में लिखते थे, यहाँ पे डी क्यों लिख दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 11th-12th में डी लिखते थे, पर यहाँ पर डी हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये एक टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है, ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइन नहीं होता है हीट। ठीक है, और वर्क भी डिफाइन नहीं होता है। वर्क करने के लिए आपको कोई टाइम इंटरवल चाहिए, वो एग्जैक्ट टाइम पे डिफाइन नहीं होता है। मैंने नीचे वाले एग्जाम्पल को समझाया भी है इस चीज़ को। ठीक है, कि डेल क्यू का क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज साइक्लिक इंटीग्रेशन, और ये है आपका क्लोज इंटीग्रेशन जो बराबर होता है दोनों। ठीक है, यानी जितना हीट तुमने दिया है उतना ही वो बर्डन करेगा अगर साइकिल क्लोज सिस्टम हो और साइक्लिक प्रोसेस हो। ठीक है, तो मैंने पूरा हीट लिखा है भाई, कितना आया भाई, तो 100 किलो जूल आया है और 40 किलो जूल चला गया है, तो अब 100 को हमने प्लस में लिया है और 40 को हमने माइनस में लिया है, और यही बर्डन के बराबर आया है, जो कि बर्डन कितना आया भाई, तो 60 किलो जूल का बर्डन आया है। ठीक है, अब ये देखिए कि हीट इंजन की अगर हम बात करें, हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन में जो होता है वो डेल क्यू, तो भैया ये जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू है वो सदैव बराबर होगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू। क्यों होगा भाई? ये तो बराबर होगा क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ही कहता है। ठीक है, लेकिन सदैव इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, सदैव इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका वैल्यू, इसका बात करो या फिर इसका बात करो। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, कि सदैव 0 से बराबर होगा जब अगर आप हीट इंजन की बात करते हो। और 0 से बड़ा छोटा का रीजन ये है कि भैया हम लोग जो साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं कि अगर एनर्जी आप देते हो, ठीक है, एनर्जी के सिस्टम को देते हो तो वो प्लस में आता है, और जब निकलता है हीट वो रिलीज करता है तो वो माइनस में आता है। ठीक है, यानी सराउंडिंग में हीट जाता है तो माइनस में आता है, इसके कारण माइनस और प्लस का खेल होता है। ठीक है, तो हीट इंजन क्या करता है भाई, तो हीट इंजन आपको काम करके देता है। ठीक है, काम करके देता है, तो काम करके देगा तो भाई प्लस में ही काम करके देगा ना बर्डन, यानी कि जो ये आएगा दोनों, जो नेट इसका निकल के आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, 100 किलो जूल में अगर 40 जूल घटाओगे तो आपको ये नेट जो निकल के आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि हीट इंजन जो होता है वो बर्डन करके देता है। बर्डन करके देगा तो ये तो 60 किलो जूल है, जो कि इसके बराबर ही तो होना है, तो सदैव क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। जबकि रेफ्रिजरेशन उल्टा होता है, रेफ्रिजरेशन वर्क लेता है और हीट आपको प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, तो वो बर्डन आपका जो करता है उसको ऐसे समझिए, मैं ये हीट इंजन बना के दे देता हूँ कि ये आपका रेफ्रिजरेशन है। हीट इंजन तो यहाँ पे बना हुआ है, रेफ्रिजरेशन है, तो इसमें आप मान लेते हो कि 100 किलो जूल का हीट आपको निकालना चाहते हो सिस्टम से। ठीक है, 100 किलो जूल का हीट सिस्टम से निकालना चाहते हो, तो अपने आप तो निकलेगा नहीं, इसमें आपको बर्डन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप 60 किलो जूल का बर्डन कर देते हो। ठीक है, तो हीट जो रिलीज होगा वो 160 किलो जूल का हीट यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक तो आप बर्डन करके दे रहे हो, उसको करके दे रहे हो ना, काम यदि सिस्टम पे होता है तो उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं, इन जनरल निगेटिव लेते हैं, आगे हम लोग समझेंगे इस बात को। ठीक है, उसको हम निगेटिव लेते हैं, ऐसे मैंने पहले ही बता रखा है इसको पिछले वीडियोज में। या फिर इन दोनों को घटाओ, ठीक है, ये निकल रहा है ये माइनस में होगा। ठीक है, और ये क्या है तो प्लस में होगा। तो यहाँ से भी देख रहे हो तो -60 किलो जूल ही आ रहा है, यहाँ से भी क्या आ रहा है -60 किलो जूल ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चाहे डेल क्यू निकालो या फिर ये निकालो, बर्डन निकालो, दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। तो रेफ्रिजरेशन के लिए, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है, जो ये दोनों जो होते हैं वो निगेटिव होता है। ठीक है, और ये दोनों तो इक्वली है, ये हीट इंजन के लिए पॉजिटिव होता है। इसको आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मीन आते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों को ये प्रूफ करके दिखाता हूँ कि हीट ट्रांसफर जो है वो एक पाथ फंक्शन है, ना कि पॉइंट फंक्शन। ठीक है, पढ़ा आप लोगों को रट भी लिया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैंने एक पीवी डायग्राम बनाया है। ठीक है, आपको एक पीवी डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, ये पीवी डायग्राम है। यहाँ पे मैं पॉइंट 1 है, स्टेट 1 है,
स्टेट 1 से मैं 2 तक जाता हूँ, किसी गैस को ले जाता हूँ, इसके दौरान स्टेट चेंज होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। ठीक है, समझ में आ गया कि भैया हमारा एक स्टेट है 1 और ये स्टेट है 2। मैं यहाँ से यहाँ अपने गैस को ले जाता हूँ, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा और उसको मैं पाथ ए से ले जाता हूँ, इस प्रकार से ले जाता हूँ कि उसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है, वो इस सारे पॉइंट इस पाथ पे हो। ठीक है, इस प्रकार से मैं ले जाता हूँ। फिर मैं उसी गैस को पुनः एक स्टेट तक लाना चाहता हूँ, पर इसको मैं ले आता हूँ 2 अलग अलग पाथ से, एक बी पाथ से और दूसरा सी पाथ से। ठीक है, मैं 2 अलग अलग पाथ से मैं लेके आया हूँ। अब कहता है कि चाहे पाथ कुछ भी रहे, अगर साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस तो दिख ही रहा है आपको। ठीक है, जहाँ से गया था वहीं पे लौट आया। तो कहता है जो अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें हीट इंटरेक्शन जो होगा, हीट में जो चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल Q इक्वल टू होगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल W। ठीक है, जितना आपने हीट इसमें दिया है उतना ही बर्डन होगा। ठीक है, तो मैं इसमें दोनों जो 2 साइकिल बन रहा है, 2 साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस ये है और एक साइक्लिक प्रोसेस ये है। दोनों साइक्लिक प्रोसेस पे मैं इस इक्वेशन को लगाना चाहता हूँ जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, देखो थर्मोडायनामिक्स से किसी भी लॉ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ही है, कोई थ्योरेटिकल कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा देखा गया कि जो दुनिया में जो भी चीज़ हो रहा है वो सब के सब फर्स्ट जो थर्मोडायनामिक्स के लॉ है उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने उसको मान लिया, पढ़ लिया और जान लिया कि ऐसा होता ही होता है। ठीक है, वो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा दुनिया में होता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इस लॉ का उल्लंघन करती है, इसलिए हमने उसको सही मान लिया है। ठीक है, अब इसीलिए मैं फर्स्ट लॉ को चूंकि मैंने सही मान लिया है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं है जो उसका उल्लंघन करती है। ठीक है, तो उसका मैं इस्तेमाल करके प्रूफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहला प्रोसेस इस जो साइक्लिक प्रोसेस है इसमें मैं घुसता हूँ। तो इन प्रोसेस 1A 2B A ये प्रोसेस नाम है। ठीक है, इसमें मैं देख रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जितना हीट में इंट्रैक्शन हुआ तो हीट यहाँ से यहाँ जाने में इंट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ में हीट का इंट्रैक्शन हुआ, यानी कि यहाँ क्या हीट क्या होगा भाई, तो हीट जो भी होगा ऐड सबस्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है हम नहीं जान रहे हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हीट ऐड हो रहा है, उसमें माइनस में रहेगा तो माइनस में आंसर आता है। यहाँ जो हीट का इंट्रैक्शन हुआ यानी कि डेल Q कौन सा प्रोसेस 1A2 में, प्लस जो हीट यहाँ पर तुमने ऐड किया वो उसको मैंने जोड़ दिया डेल Q 2B1 में। ठीक है, हो सकता है माइनस में रहे, हो सकता है प्लस में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी में रहे, हो सकता है कि वो निगेटिव में रहे इसका वैल्यू, तो ठीक है निगेटिव रहेगा तो पुट कर देंगे, पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगा, तो कुछ दोनों को तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो टोटल बर्डन हमने किया। तो इस प्रोसेस में कितना बर्डन किया, तो मैंने कहा कि इस प्रोसेस में मैं बर्डन किया हूँ इतना डेल W 1A2 और इस प्रोसेस में मैंने बर्डन किया डेल W 2B1। ठीक है, मैंने ये इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। दूसरा मैं जो चल रहा हूँ वो मैं चल रहा हूँ इस प्रोसेस में, इस साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, कौन सा साइक्लिक प्रोसेस, तो कह रहा है 1A2C1 इस प्रोसेस में चल रहा हूँ। तो कह रहा है इसमें मैंने इसमें हीट ऐड किया है, इसमें हीट ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद इसमें हीट ऐड किया, उसको भी मैंने लिख दिया, जितना हीट उसमें ऐड किया तुमने, ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी किया है माइनस प्लस में लिख देना। उसके बाद इसमें मैंने बर्डन किया है, वो बर्डन मैंने लिख लिया, इसमें मैंने बर्डन किया, वो बर्डन लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 2 इक्वेशन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उस 2 इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, उस 2 इक्वेशन पे हम लोग फोकस करते हैं। अब इस 2 इक्वेशन को मैंने कर रहा हूँ माइनस 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 माइनस। ठीक है, ये दोनों तो सेम है क्योंकि एक 1A2 प्रोसेस में तो भैया हीट आपको सेम ही देना पड़ेगा, सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, सेम ही पाथ भी है, तो दोनों में हीट सेम देना पड़ा, दोनों को मैंने घटा दिया। ठीक है, यहाँ पे बर्डन भी 1A2 में सेम करना पड़ेगा, सेम ही पाथ है। ठीक है, उनको भी मैंने घटा दिया, बाकी इन दोनों को मैं घटाऊंगा तो ऐसा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, मैं इसको इसमें से घटा रहा हूँ तो ये निकल के आया। ठीक है, इसको मैं इसमें से घटा रहा हूँ तो ये निकल के आया। और मान लेते हैं कि ये जो क्वांटिटी है उसको मैंने x कह दिया कि x कुछ बचा है इन दोनों घटाने के बाद। ठीक है, अगर x पे जरा ध्यान देते हैं, x क्या है भाई, तो x है बर्डन जो इस प्रोसेस में तुमने इस पाथ में किया और इस पाथ में किया। ठीक है, इन दोनों पाथ में जो बर्डन हुआ उसका ये डिफरेंस है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है दोनों बर्डन अलग अलग होगा, क्योंकि बर्डन का फॉर्मूला जो होता है, बर्डन जो होता है वो पीवी डायग्राम का नीचे का एरिया होता है, तो इसके नीचे का एरिया अलग है और ऊपर वाले के नीचे का एरिया अलग है। तो कुछ ना कुछ जो इतना एरिया बचा हुआ है बीच में, ठीक है, जो नीचे बीच में एरिया बचा हुआ है उसका, उतना तो बर्डन ज़्यादा या फिर कम करना ही पड़ा होगा, दोनों में डिफरेंस तो होगा ही। यानी कि ये जो है वो कुछ ना कुछ बचा है, चाहे नेगेटिव में बचा हो या पॉजिटिव में बचा हो, तो डिपेंड करता है कि हमने किस में से किसको घटाया है। वो तो हम उलट के घटा लेंगे जहाँ चीज़ें बदल जाएगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ B एंड C आर डिफरेंट। ठीक है, B और C अगर दोनों पाथ जो हो डिफरेंट पाथ है तो जाहिर सी बात है कि ये और ये इक्वल नहीं होगा, दोनों में बर्डन अलग अलग होंगे। ठीक है, पाथ अलग तो हमने लिख ही रखा है कि दोनों पाथ अलग अलग है, दोनों पाथ अलग है तो दोनों में बर्डन अलग करना पड़ेगा, क्योंकि भैया पीवी डायग्राम के नीचे का एरिया ही बर्डन बताता है, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं।
ठीक है, तो नीचे का एरिया ही वर्क डन बताता है। तो देखो दोनों में वर्क डन अलग अलग है, दोनों में अगर वर्क डन अलग अलग है तो निश्चित रूप से ये जीरो तो नहीं होगा, प्लस माइनस जिसमें भी रहे पर जीरो तो नहीं होगा। अगर ये जीरो क्वांटिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है ये भी जीरो नहीं हो सकता है, यानी कि ये जीरो नहीं हो सकता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं हो सकता है क्योंकि जीरो नहीं है। तो मैंने दिखाया कि दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। यानी कि क्या समझ में आया कि हमने दो अलग अलग पाथ यहां से यहां आए हैं और यहां से यहां हम लोग आए हैं, दोनों पाथ में जो हीट हमने डाला है उसको हीट देना या लेना पड़ा है वो डिफरेंट है, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। यानी कि जो हीट इंटरेक्शन होता है वो पाथ फंक्शन प्रूफ होके आ गया है, ठीक है। हीट इंटरेक्शन क्या है भाई, तो एक पाथ फंक्शन है और ये बात यहां से प्रूफ होकर आ गया है। अभी भी किसी को थोड़ा सा भी डॉट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि क्या डॉट है उसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है कि चूंकि दोनों में वर्क डन अलग अलग करना पड़ रहा है, इसलिए निश्चित रूप से दोनों में हीट इंट्रैक्शन भी अलग अलग होगा। हीट का लेना देना जो हो रहा है दोनों पाथ में, जो भाई दो से एक ही आ रहा है, दोनों सेम स्टेट्स में आ रहा है, पर पाथ चूंकि अलग अलग है तो हीट इंट्रैक्शन भी अलग अलग आया है, ठीक है। हीट का लेन देन भी अलग अलग आया है, यानी कि हीट का लेन देन अलग अलग आया है। इसका मतलब हीट क्या है, वह पाथ फंक्शन है, क्योंकि वो स्टेट सेम रहने के बाद भी अगर पाथ हम लोग बदल देते हैं तो हीट का जो वैल्यू हो जाता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि हीट ट्रांसफर क्या है भाई, तो एक पाथ फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया कि फ्रॉम द एवं डिस्कशन वी कैन कंक्लूड हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, हैंस इट इज एन एक्सटर्नल inexact differential and depends on past history, ठीक है। क्या है बात, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए हम इसको डी नहीं लिख रहे हैं, डेल लिख रहे हैं, क्योंकि पाथ जो फंक्शन होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर सकते हो, डिपेंड करता हो किस पाथ से किस ढंग से वो चेंज हुआ है, ठीक है। सिर्फ फाइनल माइनस इनिशियल करने से आपका ये निकल के नहीं आने वाला, तो ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, यानी कि ये पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। पास्ट हिस्ट्री पे जो वर्क डिपेंड करता था, ठीक है, उसमें मैंने समझाया था कि इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पास्ट हिस्ट्री का मतलब क्या हो सकता है, इससे हम लोग कितना चमत्कार कर सकते हैं, ठीक है, क्या जादू कर सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो उसको जाके आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट कर रहा है, हीट ट्रांसफर इज अ बाउंड्री एंड ट्रांजिशन फिनोमेना। हीट ट्रांसफर जो है एक बाउंड्री फिनोमेना है, ठीक है, कि किस पाथ से वो चला है, कैसे चला है, क्या हुआ है उसके साथ, या फिर क्या ट्रांजिट फिनोमेना है। ये भी आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है वो बाउंड्री फिनोमेना है, ठीक है। बाउंड्री फिनोमेना दिख ही रहा है कि वो जो इस पे है वो वर्क डन पे है, उस पर डिपेंड कर रहा है। वर्क डन क्या है तो बाउंड्री फिनोमेना है, अगर बाउंड्री में चेंज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, बाउंड्री में चेंज होगा तो वर्क डन होगा, तो ये भी इस पर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है तो जाहिर सी बात ये भी क्या होगा, एक बाउंड्री फिनोमेना होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, तो ट्रांजेंट फिनोमेना कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बड़ा बड़ा वीडियो में नहीं बनाता हूँ, छोटे छोटे चीज़ बनाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, नेक्स्ट डे ही ऐसे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी छुट्टी चल रहा है कोरोना का, तो सारा मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, एक एक करके आपको वीडियोज मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये एक और चीज़ जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो है भाई कि एनर्जी को अगली बार हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे कि एनर्जी जो होता है, जो खासकर इंटरनल एनर्जी में बात कर रहा हूँ, ये एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या है भाई, तो प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ जो है वो फाइनल और इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करेगा। जिस प्रकार से मैंने इसको प्रूफ किया उस प्रकार से उसको भी मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए कि भाई इतने महीने से मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर वीडियो पर लाइक वगैरह नहीं आता तो इसी कारण से डिसकंटिन्यू हो जाता है। लगता है कि जब तक वीडियो लोग देखने लगे तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो ना बनाऊँ, ठीक है। जितना जल्दी जल्दी वीडियो सारे लोग देखने लगेंगे, लोगों तक पहुँचने लगेगा भाई, ज़्यादा नहीं, मुझे 400-500 ही व्यू तक पहुँचा दीजिए आप लोग, 400-500 लोगों तक ही पहुँचा दीजिए आप लोग, जो भी एजुकेशनल ग्रुप में हैं, ठीक है। आप लोगों का ग्रुप होगा ही, दोस्त होंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, सब तक बस पहुँचाइए, बस देख के रहना जाइए, और शेयर करना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अरे भाई अभी जाते तुम कोचिंग जाते पढ़ने के लिए, लाइन लगाते, ठीक है, पैसा लगता है आपका, ठीक है, बुक्स खरीदते, यहाँ सब चीज़ मिल रहा है, ठीक है। बुक्स में भी अवेलेबल मैं कराऊंगा, PDF में सबका अवेलेबल कराऊंगा, वो सब ऑब्वियस ही बात है, पेड है सारा का सारा। जब आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, चैनल का ज्वाइन प्रॉपर्टी है, ज्वाइन आप बटन दबा के अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो लाइव क्लासेस भी मिलेगी आपको, PDF भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्वेश्चन के कोई क्वेश्चन नहीं बनता है आपसे गेट और EC का क्वेश्चन, तो उसको मैं सोल्यूशन भी उसका प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबों का, थैंक यू वेरी मच।